आपका स्वागत है। तो लगभग हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, टॉपिक वाइज हर एक का एमसीक्यू देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन वही है जो पहले केवीएस, एनवीएस या फिर अदर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हैं। तो आज से हम लोग एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम के मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में रहेगा। तो आप लोग एक बार फुल वीडियो देखें, यहाँ सारे ऑप्शन को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और उसको दोबारा प्रैक्टिस करें और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सार्वजनिक पुस्तकालय किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो किस सिद्धांत पर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि शुल्क आधारित सेवा। तो पब्लिक लाइब्रेरी हम लोग पढ़े थे कि शुल्क आधारित नहीं होता है। पब्लिक लाइब्रेरी हमेशा फ्री होता है सभी के लिए, ठीक है। तो ये कभी शुल्क आधारित होगा नहीं। दूसरा है कि सभी के लिए निःशुल्क। तो ये हमारा सही आंसर है कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, सभी के लिए निःशुल्क होता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि समाज में समावेश को बढ़ावा देना। किसका बढ़ावा? तो समावेश का, उसके बाद में लोकतंत्र का, ताकि हर समाज के लोग यहाँ आकर बैठे, हर समाज के वर्ग के, सभी वर्ग के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए एक मतलब समान सिस्टम होता है, सभी को समान समय दिया जाएगा, समान प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सामाजिक समावेश बढ़ेगा और लोकतंत्र में बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। यह एसा रंगनाथन ने दूसरे नियम में इसको सम्मिलित किया था कि प्रत्येक पाठक को, दूसरा नियम था वो, दूसरा नियम में था कि प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, ठीक है। वो इसी पे आधारित है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि केवल विद्यार्थियों के लिए। तो सार्वजनिक पुस्तकालय सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है, यह समाज के सभी वर्ग के लिए होता है। अगला है केवल शोधकर्ताओं के लिए। तो शोधकर्ताओं के लिए स्पेशल लाइब्रेरी या फिर रिसर्च लाइब्रेरी होती है, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या क्या होता है? तो एकेडमिक लाइब्रेरी 3 पार्ट में होता है। पहला स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी, दूसरा, और तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी 3 पार्ट का होता है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए कौन सा लाइब्रेरी होगा? तो स्कूल लाइब्रेरी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तक मॉडल किस पर चलते हैं? तो विश्वविद्यालय पुस्तक मॉडल भारत में किस पर चलते हैं? तो डीवे मॉडल पे। तो डीवे मॉडल यह एक वर्गीकरण प्रणाली है, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग है, ठीक है, ना कि यह कोई पुस्तक का मॉडल है। इनलिप्स मॉडल, तो ये कोई मॉडल नहीं है। उसके बाद में आता है एकेडमिक लाइब्रेरी मॉडल। अभी हमने देखा कि एकेडमिक लाइब्रेरी मॉडल कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। पहला स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी, तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय पुस्तक किस मॉडल पर चलते हैं? तो किस पे चलेंगे? तो एकेडमिक लाइब्रेरी पे। तो मेरा कौन सा आंसर सही होगा? एकेडमिक लाइब्रेरी। डी लोकल मॉडल, यह एक नॉर्मल वर्ड है, ये कोई मॉडल नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी किसे कहते हैं। डिपोजिटरी लाइब्रेरी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि आखिरकार डिपोजिटरी लाइब्रेरी होता क्या है। ये जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी है वो क्या होता है? तो ऐसी लाइब्रेरी जहां सभी सरकारी प्रकाशन जमा होते हैं, वो डिपोजिटरी लाइब्रेरी होते हैं। मतलब कोई भी बुक, कोई भी पुस्तक लॉन्च हो रही है तो उसका एक कॉपी इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपोजिटरी लाइब्रेरी बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है जहां सरकारी प्रकाशन जमा हो, बिल्कुल सही, हमें पहला ही आंसर सही मिल गया। जहां शोध सामग्री जमा हो, तो आप जानते हैं कि शोध सामग्री कहाँ जमा होगा? तो ये रिसर्च लाइब्रेरी में जमा होता है, ना कि दूसरे लाइब्रेरी में जमा होता है, ठीक है। हर शोध सामग्री का अपना एक स्पेशल लाइब्रेरी होता है, जिसको हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी या फिर रिसर्च लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। अगला है ऑप्शन कि जहां केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रखी जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ रखा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। उसके बाद में जहां शुल्क देकर पुस्तकें दी जाए, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि
या एक पुस्तक का सिद्धांत नहीं है, ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में नहीं आता है। तो मेरा कौन सा आंसर सही होगा? तो पहला आंसर सही होगा कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी किसे कहते हैं? तो जहां सरकारी प्रकाशन जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस तरह की लाइब्रेरी का उदाहरण है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस तरह की लाइब्रेरी का उदाहरण है? तो शैक्षिक लाइब्रेरी, हम लोग बताए थे कि शैक्षिक लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन सी आती है, तो उसमें ये शामिल होगा नहीं। उसके बाद में आता है कि विशेष लाइब्रेरी, विशेष लाइब्रेरी में स्पेशल लाइब्रेरी आएंगे या फिर रिसर्च लाइब्रेरी आएगा, तो इसमें भी ये भी आंसर सही नहीं होगा। तो ये किस तरह की लाइब्रेरी होगी? नाम में नेशनल है तो राष्ट्रीय होगी, तो हमारा ये आंसर सी राष्ट्रीय सही होगा। सार्वजनिक लाइब्रेरी हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं इसके बारे में डिटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? जो भी हमारे गांव के पुस्तकालय हैं वो किस क्षेत्र में आएंगे? तो सबसे पहले आते हैं कि विशेष पुस्तकालय। विशेष पुस्तकालय क्या होता है? रिसर्च या स्पेशल लाइब्रेरी। तो विशेष पुस्तकालय में ग्रामीण क्षेत्र के पुस्तकालय नहीं आएंगे। अगला है सामुदायिक पुस्तकालय। तो हमारा जो सामुदायिक पुस्तकालय होता है यह एक पूरे समूह, गांव कस्बे के समूह से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का पुस्तकालय आएगा वह सामुदायिक पुस्तकालय में ही आएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसमें नेशनल लाइब्रेरी आते हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा नहीं। निजी पुस्तकालय यह पर्सनल यूज के लिए होता है, तो इसमें भी सामुदायिक नहीं आएगा, क्योंकि समुदाय ग्रामीण क्षेत्र की पुस्तकालय सामुदायिक में आएंगे, तो निजी में भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हम, डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब देखिए डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, तो वैसी लाइब्रेरी जो हमें इंटरनेट पर आसानी से मिल जाए, नेट पर हमें आसानी से मिल जाए, वो डिजिटल लाइब्रेरी होता है। उसके लिए कोई कॉस्ट या फिर ज्यादा कॉस्ट नहीं देना पड़े। जैसा कि हार्ड कॉपी में क्या होता है कि वो बुक छपेगी तो प्रिंटिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, पेपर का खर्च आता है, रॉयल्टी फी अलग से लगती है, जो राइटर होता है वो अपना चार्ज करता है। तो इन सब से बचने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का हम लोग उपयोग करते हैं ताकि इजिली एक्सेस हो जाए। तो डिजिटल लाइब्रेरी का लक्ष्य क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है केवल किताब बेचना। तो क्या केवल किताब बेचना डिजिटल लाइब्रेरी का लक्ष्य होगा? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की उपलब्धता, ये हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से हम हर चीज को इजिली व्यूअर तक पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप में इसको हम लोग हर व्यूअर के पास पहुंचाएंगे। इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी का मेन लक्ष्य क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हर पुस्तक उपलब्ध हो। इसलिए हमारा बी आंसर सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन की उपलब्धता। केवल वीडियो संग्रह या होगा नहीं, सिर्फ वीडियो संग्रह से तो का लक्ष्य तो होगा नहीं डिजिटल लाइब्रेरी का। मुद्रित दस्तावेजों को हटाना, ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मुद्रित दस्तावेज है उनको हटाकर सबको डिजिटल कर दे, बिल्कुल नहीं, वो भी चलेंगे, ये भी चलेंगे। तो मेरा लक्ष्य जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक संसाधन की उपलब्धता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विशेष पुस्तकालय सामान्यतः किसके लिए बनाए जाते हैं? आम जनता के लिए नहीं। आम जनता के लिए क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरी होता है। किसी विशेष विषय संस्था के लिए, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके नाम में ही है विशेष पुस्तकालय। तो विशेष पुस्तकालय किसके लिए बनेंगे? विशेष विषय या संस्था के लिए, मतलब स्पेशल लोगों के लिए या फिर रिसर्च कर रहे लोगों के लिए। विद्यालय के लिए नहीं, विद्यालय के लिए एकेडमिक लाइब्रेरी होता है जिसके अंतर्गत स्कूल लाइब्रेरी आता है। बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस का मूल सिद्धांत है। पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस का मूल सिद्धांत क्या है? कि सीमित पहुंच। ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि सीमित लोगों तक इसका पहुंच नहीं रखना है, क्योंकि वो निजी पुस्तकालय नहीं है या फिर स्पेशल लाइब्रेरी नहीं है। खुली पहुंच, ये आंसर सही होगा, क्योंकि खुली पहुंच है, कितने भी लोगों तक के जा सकता है, जितने लोग चाहे आकर पढ़े, सबको समान अवसर, समान समय, समान प्रायोरिटी मिलेगा। सदस्यता आधारित, बिल्कुल नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी में कोई सदस्यता आधारित नहीं होती है। यार अगर आप लोग मेरा थ्योरी क्लास किए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाएंगे, देखते बन जाएंगे। इसमें आयु सीमा आधारित होता है, तो यह आयु सीमा आधारित भी नहीं होता है, जबकि स्पेशल बच्चों के लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया जाता है, तो यह आयु आधारित भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय किस मॉडल पर अपनाते हैं? तो क्या पब्लिक मॉडल होता है? नहीं होता है। एकेडमिक मॉडल होता है? तो ये होता है।
अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन कराए हैं, हर में एक बार एकेडमिक मॉडल का मतलब रिपीट कर चुके हैं। एकेडमिक मॉडल 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी, तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो हमारा शैक्षणिक संस्थान किसके अंतर्गत आएगा? तो एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर। हेरिटेज मॉडल, हेरिटेज मॉडल के अंदर नहीं आएगा। प्रोफेशनल मॉडल, इसके अंतर्गत भी ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में बच्चों के पुस्तकालय किस प्रकार की लाइब्रेरी मानी जाती है? तो जो भारत में बच्चों की पुस्तकालय होते हैं वो किस तरह की लाइब्रेरी? तो पहला ऑप्शन है विशेष, या किसी भी स्पेशल पर्सन या फिर स्पेशल रिसर्च वाले लोगों के लिए होता है। ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं। शैक्षणिक, तो शैक्षणिक शैक्षिक शैक्षिक लाइब्रेरी किसके लिए होगा? यह एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आ जाता है। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत, जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले लोगों के लिए होता है। ठीक है। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी होते हैं, ये नहीं होगा। अब बचा एक लास्ट ऑप्शन, सार्वजनिक लाइब्रेरी। यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, जो भी सार्वजनिक लाइब्रेरी होते हैं उसमें बच्चों के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया जाता है, ऐसा हमने कहा था आपको। तो अगर वो चीजें याद होगी तो आपका आंसर ये दिख गया होगा। तो भारत में बच्चों के पुस्तकालय को किस प्रकार की लाइब्रेरी मानी जाती है? तो सार्वजनिक लाइब्रेरी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कॉर्पोरेट लाइब्रेरी को क्या हम स्कूल लाइब्रेरी के नाम से जानेंगे? बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी से जानेंगे। तो ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि कॉर्पोरेट क्या है? इंडस्ट्रियल है। तो कॉर्पोरेट लाइब्रेरी क्या होगा? इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी होगा। ठीक है। यह एक विशेष पुस्तकालय होता है जो व्यावसायिक और औद्योगिक संगठन और सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है। इसलिए इसे औद्योगिक पुस्तकालय या कॉर्पोरेट लाइब्रेरी भी कहा जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होगा, क्योंकि पता है आपको पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, किन लोगों के लिए होता है। कम्युनिटी लाइब्रेरी भी नहीं होगा, क्योंकि यह किसी खास कम्युनिटी के लिए होती है। तो जो कम्युनिटी इसकी स्थापना करेगी वही कम्युनिटी इसका यूज करेगी, कम्युनिटी लाइब्रेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल लाइब्रेरी किसका उदाहरण है? तो मोबाइल लाइब्रेरी, अब मोबाइल का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग मोबाइल को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, ठीक है, और इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो हमारे जो भी लाइब्रेरियन थे उन्होंने सोचा कि एक ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए कि अगर लोग लाइब्रेरी के पास नहीं आ सकते हैं तो लाइब्रेरी लोगों के पास चली जाए। तो इससे इसके लिए मोबाइल लाइब्रेरी का गठन हुआ। तो एक बहुत हॉट क्वेश्चन है कि एस आर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी को क्या नाम दिया था? आप लोग कमेंट करके बताएं कि एस आर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी का नाम क्या दिया था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो पहला है कि घूमने वाला पुस्तकालय। तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही सही है, घूमने वाला पुस्तकालय। मतलब मोबाइल लाइब्रेरी का मतलब ही होता है कि वैसी लाइब्रेरी, वैसी पुस्तकालय जो एक जगह से दूसरी जगह घूमे। राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं, ये गलत होगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय लाइब्रेरी के लिए आती है। निजी पुस्तकालय पर्सनल यूज के लिए आती है। विशेष पुस्तकालय स्पेशल या रिसर्च लाइब्रेरी के लिए उपयोग में आती है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी को किस रूप में परिभाषित करता है? तो जो यूनेस्को है वह पब्लिक लाइब्रेरी को कैसे परिभाषित करता है उसको देखते हैं। तो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी को औद्योगिक रूप में बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि औद्योगिक लाइब्रेरी क्या है? तो इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी के रूप के लिए है या इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। लोकतांत्रिक शिक्षा का केंद्र, अब हमने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में ही कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या करता है। तो सामाजिक समानता को डेवलप करता है, लोकतंत्र के महत्व को समझाता है। ठीक है। तो मेरा बी आंसर सही होगा कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी को लोकतांत्रिक शिक्षा केंद्र के रूप में परिभाषित करता है। यूनेस्को बोलता है कि ज्ञान, संस्कृति और आजीवन सीखने के लिए लोकतांत्रिक शिक्षा का केंद्र के रूप में हम पब्लिक लाइब्रेरी को परिभाषित करते हैं। यह यूनेस्को का कथन है। ठीक है। अगला है निजी संस्था। तो यह निजी संस्था निजी उपयोग के लिए होगा। शोध संस्था स्पेशल या रिसर्च के लिए होगा। तो अभी तक आपको अगर
यहाँ तक पहुंचे हैं तो जितने भी लाइब्रेरी हैं, टाइप्स हैं, वो सारे आपको लगभग याद हो गए होंगे क्वेश्चन के ही माध्यम से। उसका रिसर्च लाइब्रेरी किसके लिए तैयार की जाती है? तो डी ऑप्शन में है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी होगा, प्राथमिक शिक्षाओं के लिए नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं, उच्च स्तरीय अध्ययन और शोध के लिए। यही हमारा सही आंसर होगा कि रिसर्च लाइब्रेरी तैयार की जाती है उच्च स्तरीय अध्ययन और शोध के लिए। नेक्स्ट है, रेफरेंस लाइब्रेरी में किसका संग्रह अधिक होता है? तो जो रेफरेंस लाइब्रेरी होती है उसमें किसका संग्रह अधिक होता है? पाठ्य पुस्तक। तो यह पाठ्य पुस्तक का संग्रह अधिकतर एकेडमिक लाइब्रेरी में होती है, जो शैक्षणिक लाइब्रेरी होती है उसमें होती है। ठीक है, तो इसमें होगा नहीं। संदर्भ सामग्री। अब संदर्भ सामग्री को ही इंग्लिश में रेफरेंस लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो संदर्भ सामग्री में शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस, डेटा बुक आदि जैसे संदर्भ सामग्री का व्यापक रूप से संग्रह होता है। ठीक है, संग्रह होता है, तो इसलिए रेफरेंस लाइब्रेरी में सबसे अधिक संग्रह होगा संदर्भ सामग्री का। जैसे अभी बताया, संदर्भ सामग्री में क्या क्या होगा? शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस, डेटा बुक इत्यादि, ये सब कुछ होगा इसमें रेफरेंस लाइब्रेरी में। कहानियों का संग्रह बिल्कुल नहीं होगा, कॉमिक्स का भी संग्रह नहीं होता है रेफरेंस लाइब्रेरी में। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन लाइब्रेरी किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन लाइब्रेरी क्या है? तो ऑप्शन है कि सार्वजनिक प्लस शैक्षणिक। तो सार्वजनिक प्लस शैक्षणिक यह एक विशिष्ट लाइब्रेरी का उदाहरण है। कौन सा? सार्वजनिक और शैक्षणिक, तो ये कॉम्बिनेशन में होगा नहीं। उसके बाद देखिए, विभिन्न प्रकारों के सेवाओं का मिश्रण। अब देखिए, कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक चीज का मिश्रण होता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो दूसरा है वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं का मिश्रण है, तो मेरा आंसर यही सही होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन लाइब्रेरी उसी को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का मिश्रण हो। केवल डिजिटल नहीं होगा, केवल बच्चों के लिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पुस्तकालय रिसर्च स्कॉलर के लिए महत्वपूर्ण है? तो वैसा कौन सा पुस्तकालय है जो रिसर्च स्कॉलर देगा? तो पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होगा, यह सिर्फ पब्लिक लोगों को समानता, एक साथ पढ़ने, लोकतांत्रिक विचार को बढ़ावा देने के लिए होता है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी, यह भी नहीं होगा क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स की बात हो रही है। प्राइवेट लाइब्रेरी भी नहीं होगा। तो एक बचा स्पेशल लाइब्रेरी, तो स्पेशल लाइब्रेरी ही रिसर्च स्कॉलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत में कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी होता है भारत में, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो स्पेशल लाइब्रेरी। क्या स्पेशल लाइब्रेरी हो सकता है? आपको पता है कि स्पेशल लाइब्रेरी रिसर्च और स्पेशल यूज के लिए आता है, और इसी के अंतर्गत आता है आपका कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी। तो कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आएगा? तो स्पेशल लाइब्रेरी के अंतर्गत आएगा। एकेडमिक नहीं होगा, डिजिटल नहीं होगा, नेशनल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य आधार क्या है? तो डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य आधार माइक्रोफिल्म्स बिल्कुल नहीं। ई रिसोर्स, ये होगा क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी जब तक ई रिसोर्स है तब तक ये डिजिटल लाइब्रेरी है, नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए ई रिसोर्स डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य आधार है। प्रिंट बुक्स, क्योंकि डिजिटल की बात हो रही तो प्रिंट बुक्स नहीं चलेगा, मैगजीन भी नहीं चलेगा। अगला है कि स्कूल लाइब्रेरी मुख्यतः किस समूह के लिए होती है? क्या शोधकर्ता के लिए? नहीं। किसान के लिए? नहीं। सरकारी अधिकारी के लिए? नहीं। या सिर्फ स्कूल लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए होगा। हाइब्रिड लाइब्रेरी का क्या अर्थ है? तो देखिए, हम लोग हाइब्रिड फसल उगाते हैं। तो हाइब्रिड कब होता है? जब एक चीज को किसी दूसरे चीज से मिलाकर एक ऐसा तैयार करें जो पहले से बेहतर हो, तो उसको हम लोग हाइब्रिड लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड लाइब्रेरी केवल ई बुक के लिए? बिल्कुल नहीं, केवल ई बुक के लिए हाइब्रिड लाइब्रेरी नहीं होगा। प्रिंट और डिजिटल संग्रह के लिए ये हमारा होगा, क्योंकि इससे प्रिंट भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा। तो ये जिसे मन जो प्रिंट ले सकता है वो प्रिंट लेकर, या फिर जो नहीं अफोर्ड कर सकता है वो डिजिटल रूप से उसका स्टडी कर सकता है। तो ये हाइब्रिड लाइब्रेरी है। केवल मैगजीन के लिए नहीं होगा, केवल ऑडियो के लिए